ट्वेल्थ क्लास जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट होता क्या है, इसको जानने से पहले हम ये जानेंगे कि जो हमारा प्रकाश होता है उसकी ड्यूअल नेचर होती है ना। तो ड्यूअल नेचर क्यों होती है, कैसे पता चला? देखो, प्रकाश जो होता है, सबसे पहले मैक्सवेल जो थे, मैक्सवेल ने ये कहा कि जो प्रकाश की जो तरंगें होती हैं वो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, है ना। तो प्रकाश की जो नेचर होती है वो वेव नेचर होती है, और इस वेव नेचर के आधार पर उसने कुछ फिनोमेनास को एक्सप्लेन किया था। वो थे आपके व्यतिकरण, विवर्तन, परावर्तन, अपवर्तन, ध्रुवण। इन घटनाओं को उसने अच्छे से एक्सप्लेन किया। लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, कॉम्पटन इफेक्ट क्या होता है, इन फिनोमेनास को एक्सप्लेन करने के लिए जो प्रकाश हमारा वेव नेचर का होता है, ये कॉन्सेप्ट हमारा नहीं प्रूव हो पा रहा था, नहीं यूज़ हो पा रहा था। तो ये माना गया कि प्रकाश की कण प्रकृति भी होती है, मतलब पार्टिकल नेचर भी होता है। और मैक्स के जो प्लैंक की जो क्वांटम थ्योरी है, इसको इसमें यूज़ किया गया कि जो विकिरण की जो प्रकृति होती है वो कण प्रकृति होती है। और इस तरीके से ये माना गया कि जो रेडिएशन होता है या जो प्रकाश होता है उसका पार्टिकल नेचर भी होता है और उसका वेव नेचर भी होता है। मतलब जो प्रकाश होता है वो उसकी जो प्रकृति की होती है वो कैसी होती है, कण प्रकृति भी होती है और उसकी तरंग प्रकृति भी होती है, वेव नेचर भी होता है। तो इस नेचर को हम, क्योंकि कण की दोनों प्रकृतियाँ होती हैं, तो इसे हम बोलते हैं ड्यूअल नेचर, कि कण की द्वैत्वीय प्रकृति होती है, द्वैत प्रकृति होती है, इसे ड्यूअल नेचर बोला जाता है। मतलब प्रकाश की कण प्रकृति भी होती है और तरंग प्रकृति। कण प्रकृति मतलब इसमें ये माना गया था कि जो प्रकाश होता है वो ऊर्जा के पैकेट्स, ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में चलता है, और प्रत्येक फोटोन, उन्हें हम क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं, और प्रत्येक फोटोन की जो एनर्जी होती है वो h नहीं होती है। ये हमारी कण प्रकृति होती है, पार्टिकल नेचर होता है। ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन, जो बच्चों इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो आप मेटल को गर्म करके निकाल सकते हो। हमने किसी धातु के टुकड़े को लिया और गर्म किया, तो गर्म करने से क्या होता है, आपको पता है कि मेटल के अंदर जो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फ्रीली घूमते हैं। कैसे? देखो, जो परमाणु होता है, जो इस परमाणु की आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये नाभिक से बहुत टाइटली बंधे हुए नहीं होते, तो ये आसानी से रूम टेम्परेचर पर अपनी कक्षा को छोड़कर क्या होते हैं, मेटल में बाहर आ जाते हैं और फ्रीली मूव कर सकते हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज है और जिस परमाणु से ये बाहर आया उस परमाणु पर हो गया पॉजिटिव चार्ज, तो ये हमारा धनायन बन गया और ये इलेक्ट्रॉन्स है। तो इन धनायन और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या होता है, क्योंकि आकर्षण बल कार्य करता है, इसलिए ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इस मेटल को छोड़कर बाहर नहीं निकल सकते, है ना। तो इस मेटल से, धातु के टुकड़े से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, बाहर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एनर्जी की आवश्यकता होती है। उस एनर्जी को हम बोलते हैं कार्यफलन। ठीक। तो कार्यफलन क्या होता है बच्चों, किसी धातु की सतह से, किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जिस न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है उससे उस धातु का कार्यफलन कहते हैं। और कार्यफलन को बच्चों हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, W से रिप्रेजेंट करते हैं। और हर मेटल के लिए जो कार्यफलन होता है वो कैसा होता है, अलग अलग होता है। ठीक। अब इस धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को निकालने के दो तरीके हैं। एक तो आप इसको थर्मियोनिक इमिशन से निकाल सकते हो, है ना। जो इलेक्ट्रॉन का जो उत्सर्जन है, इलेक्ट्रॉन इमिशन, इसको हम बच्चों दो तरीके से कर सकते हैं। दो तरीके हैं, एक तो है
थर्मियोनिक इमिशन, और दूसरा है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। जो थर्मियोनिक इमिशन होता है इसमें हम क्या करते हैं, धातु के टुकड़े को गर्म करते हैं। तो गर्म करने पर क्या होता है कि जो उस टुकड़े के अंदर, मान लो ये कोई मेटल का टुकड़ा, तो इससे जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो हमारे बाहर आ जाएंगे। तो इस तरह के इमिशन को बोलते हैं हम थर्मियोनिक इमिशन। इसमें धातु के टुकड़े को गर्म किया जाता है। वो टुकड़े को गर्म करके इलेक्ट्रॉन्स धातु के पृष्ठ से बाहर निकाले जाते हैं, अब ये फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन क्या होता है बच्चों, अगर हम धातु के पृष्ठ पर एक हाई फ्रीक्वेंसी का, जब हम लो वेवलेंथ और हाई फ्रीक्वेंसी की एक प्रकाश डालते हैं, तो क्या होता है कि उस मेटल के टुकड़े से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का उत्सर्जन होने लगता है, और उसे हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। ठीक, अब ये होता कैसे है, इसको प्रूव करने के लिए जो आपके हॉलवेश थे, हॉलवेश ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। क्या एक्सपेरिमेंट किया था, ये एक्सपेरिमेंट आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसमें उसने क्या किया कि एक वैक्यूम ट्यूब लिया, और इस वैक्यूम ट्यूब के अंदर उसने 2 प्लेट्स ली। ठीक, और इन प्लेट्स को उसने क्या किया कि बैटरी से जोड़ा, और एक बैटरी के थ्रू गैल्वेनोमीटर से जोड़ा, और एक प्लेट पर क्या किया, एक प्लेट को नेगेटिवली चार्ज किया, एक पे पॉजिटिव चार्ज दिया, और जो नेगेटिव चार्ज प्लेट थी उस पर उसने अल्ट्रावायलेट रेस को डाला। तो उसने क्या देखा कि जब इस कैथोड पर वो अल्ट्रावायलेट रेस को डालता है ना, तो इससे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने लगता है, और ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव प्लेट के द्वारा आकर्षित कर लिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज और इस पर पॉजिटिव चार्ज है। तो ये जो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है वो इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ आकर्षित कर लेगी। अब चूंकि इन इलेक्ट्रॉन्स को एक सर्किट पूरा कंप्लीट मिल रहा है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सर्किट से होकर बहने लगते हैं। तो इस घटना को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि प्रकाश किरणों के प्रभाव से हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, धातु से इलेक्ट्रॉन्स का उत्सर्जन कर रहे हैं। ठीक, तो प्रकाश किरणों के प्रभाव से, या जब किसी धातु पर उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है, तो उसके पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने लगता है। इन इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स, और इस करंट को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट, और इस घटना को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक, वैसे रिपीट कर रही हूँ कि जब किसी धातु पर उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है, तो उस धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने लगता है, और अगर हमारा सर्किट कंप्लीट है तो उसमें धारा का प्रवाह भी होने लगता है। तो इन इलेक्ट्रॉन्स को फोटो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन्स, इस करंट को फोटो इलेक्ट्रिक करंट, और इस घटना को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। और इस घटना के लिए अगर हम चाहते हैं कि किसी धातु के टुकड़े से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो, तो हमें हाई फ्रीक्वेंसी और लो वेवलेंथ के प्रकाश की ज़रूरत पड़ती है। ठीक, हमें बहुत लॉन्ग वेवलेंथ वाला रेंज का प्रकाश नहीं चाहिए, बस ये कि फ्रीक्वेंसी हाई होनी चाहिए, भले ही उसकी वेवलेंथ हमारी क्या हो, लो हो। ठीक, अब इसके बाद हर्ट्ज और लेनार्ड थे, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया इसको प्रूव करने के लिए, कि उन्होंने प्रूव किया, उन्होंने अलग अलग मेटल्स की प्लेट ली और उन पर अलग अलग तीव्रता का प्रकाश डाला, और फिर उन्होंने जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुए इनकी एनर्जी को उन्होंने नोट किया, और जो धारा इसमें बही इसकी प्रबलता को नोट किया, और उससे कुछ रिजल्ट निकाले। तब इसके लिए उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, इन्होंने एक वैक्यूम ट्यूब लिया। इस वैक्यूम ट्यूब के अंदर धातु की 2 प्लेट रखी, P1 और P2। ठीक, और इनको इन्होंने क्या किया कि कुछ दूरी पर रखा, इनके बीच में कुछ दूरी है। अब इस प्लेट P1 पर, यहाँ पर ये खिड़की होती है क्वार्ट्ज की, इस खिड़की के थ्रू इस प्लेट P1 पर इन्होंने क्या किया, प्रकाश को डाला। हम इस खिड़की से क्या कर सकते हैं, इस प्लेट P1 पर प्रकाश को डाल सकते हैं। ठीक, इस प्लेट P1 को हम कैथोड प्लेट कहते हैं। अब इस प्लेट P2 को हमने क्या किया, अब इन प्लेट्स को हमने क्या किया, प्लेट P1 को यहाँ पर हमने एमीटर से जोड़ा,
और उसके बाद ये होता है हमारा कम्यूटेटर। इस कम्यूटेटर के थ्रू हमने क्या किया, यहाँ पर एक पोटेंशियल डिवाइडर लगाया और यहाँ पर पैरेलल में हमने क्या लगाया, एक वोल्ट मीटर लगाया। ये वोल्ट मीटर क्या करेगा, इस कम्यूटेटर के थ्रू इस P2 पर आप जो भी वोल्टेज अप्लाई करोगे वो इस वोल्ट मीटर के थ्रू आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। और वोल्टेज के मान को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर विभव विभाजक के द्वारा। ये कम्यूटेटर क्या करता है, इस P2 प्लेट पर विभव की पोलैरिटी को चेंज करता है। मतलब इस पर हम नेगेटिव पोटेंशियल भी लगा सकते हैं और पॉजिटिव पोटेंशियल भी लगा सकते हैं। कैसे, देखो इस कम्यूटेटर में आप देख सकते हैं बच्चों 4 प्लग दिए हैं, 1 2 1 2। ठीक, जब 1 और 1 इन दोनों में आप की लगाओगे तो क्या होगा, ये हमारा पॉजिटिव है, तो चूँकि जो P2 प्लेट है हमारी पॉजिटिव से जुड़ी है तो इस P2 पर पॉजिटिव विभव लग जाएगा। ठीक, और जब आप 2 और 2 में की लगाओगे तो ये हमारा कनेक्शन क्या होगा, ये हमारा सर्किट में आ जाएगा और ये क्या है, नेगेटिव है। तो जो P2 प्लेट है वो हमारी क्या होगी, P1 के सापेक्ष नेगेटिव पोटेंशियल पर आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस कम्यूटेटर और पोटेंशियल डिवाइडर के थ्रू यहाँ इस P2 पर विभव के मान को बदल सकते हैं और इसकी दिशा को, मतलब उसकी पोलैरिटी को भी आप चेंज कर सकते हो। अब इसके बाद प्रकाश की तीव्रता पर निर्भरता, कि जो आपने यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से उत्सर्जित हो रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स उत्सर्जित हो रहे हैं वो कैसे इस तीव्रता पर निर्भर करते हैं। देखो बच्चों, होता क्या है कि जब आप इस पर फोटो इलेक्ट्रॉन्स को डालते हो P1 प्लेट पर तो इससे इलेक्ट्रॉन्स हमारे फोटो इलेक्ट्रॉन्स उत्सर्जित होते हैं। और जब आप इसमें 1 और 1 के अंदर जब प्लग लगाते हो तो जो P2 प्लेट होती है वो हमारी पॉजिटिव पोटेंशियल पर आ जाती है, क्योंकि देखो ये 1 से कनेक्ट है ना, ये 1 से कनेक्ट है, ये हमारा पॉजिटिव है, तो P2 प्लेट हमारी क्या होती है, पॉजिटिव पर आ जाती है। तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इस प्लेट के द्वारा आकर्षित कर दिए जाते हैं और इस समय इस P1 से जितने भी इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो सारे के सारे P2 पर पहुंचने लगते हैं और इस समय जो धारा होती है वो हमारी मैक्सिमम करंट होती है और इसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड फोटो इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि इसके बाद इससे और अधिक धारा हमको प्राप्त नहीं होगी। आप इस P2 विभव का मान कितना भी बढ़ाते जाएं, विभव का मान कैसे बढ़ाएंगे, इस पोटेंशियल डिवाइडर के थ्रू। तो जब आप इस P2 विभव के मान को कितना भी बढ़ाते जाओगे प्रकाश विद्युत धारा के मान में और वृद्धि नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि इससे जितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो सारे के सारे ऑलरेडी P2 पर पहुंच रहे हैं, है ना। अगर हम चाहते हैं धारा का मान बढ़े तो हमें यहाँ से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को बढ़ाना होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स के उत्सर्जन की दर को बढ़ाना होगा। इलेक्ट्रॉन्स के उत्सर्जन की दर मतलब 1 सेकंड में उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को बढ़ा दें तो यहाँ पर पहुँचने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट का मान भी ज़्यादा हो जाएगा। ये कैसे होगा, जब हम इस पर गिरने वाले प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाएंगे। जब आप इस पर ज़्यादा इंटेंसिटी का प्रकाश डालोगे तो इससे क्या होंगे, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट का मान भी हमारा क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि कैथोड प्लेट से निकलने वाले फोटो इलेक्ट्रॉन्स के जो उत्सर्जन की दर होती है वो प्रकाश की तीव्रता, जो उस पर प्रकाश गिर रहा है उसकी तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। अगर आप तीव्रता को दुगना कर दोगे तो इलेक्ट्रॉन की उत्सर्जन की दर दुगनी हो जाएगी, अगर तीव्रता को तिगुना कर दोगे तो इलेक्ट्रॉन की उत्सर्जन की दर तिगुनी हो जाएगी। तो आप इस ग्राफ पे आप देख भी सकते हो, या हमने तीव्रता जब आई ली है तो हमको इस तरीके से ग्राफ मिल रहा है ना। और विभवांतर का मान मतलब आप विभवांतर का मान बढ़ाते भी जा रहे हैं तब भी धारा का मान नहीं बढ़ रहा, कांस्टेंट है। क्यों है, क्योंकि यहाँ से जितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो सारे के सारे इस प्लेट पर पहुँच रहे हैं। ठीक, लेकिन ये धारा बढ़ी कब, जब आपने इंटेंसिटी को डबल कर दिया तो धारा भी हमारी क्या हो गई, डबल हो गई। तो इससे एक रिजल्ट हमारा ये निकला कि प्रकाश इलेक्ट्रॉन्स के उत्सर्जन की जो दर होती है वो प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक, अब हमने क्या किया, अब हमने इस कम्यूटेटर की पोलैरिटी को विभवांतर की दिशा को चेंज किया। कैसे, हमने कीज़ को 1 से निकाल के इस 2 और 2 कम्यूटेटर में लगाया और ये किससे जुड़ा है, नेगेटिव से। तो जो P2 प्लेट है वो हमारी क्या होगी, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, यानी कि P2 प्लेट पर भी कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन्स पर भी कैसा चार्ज है, नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव इसमें क्या होगा, रिपल्शन होगा। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो P2 प्लेट पर नहीं पहुंच पाएंगे, मतलब जो कम ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इस पर नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन वो इलेक्ट्रॉन्स जिन पर एनर्जी ज़्यादा होगी वो इस
प्रतिकर्षण होने के बावजूद क्या होगा, इस P2 प्लेट पर पहुंचने लगेंगी। लेकिन अब क्या होगा, कम इलेक्ट्रॉन्स पहुंचेंगे, यानी कि धारा का मान क्या हो गया, हमारा कम हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जब आपने इस पर नेगेटिव पोटेंशियल लगाया तो धारा का मान हमारा कम हो गया। और जैसे जैसे आप इस नेगेटिव पोटेंशियल का मान बढ़ाते जाते हो, इस P1 से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की संख्या तो हमारी ज़्यादा है लेकिन पहुंच नहीं पाते यहाँ तक, तो P2 पर पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, धीरे धीरे कम होने लगती है, मतलब कम इलेक्ट्रॉन इस पर पहुंचते हैं। आप ये देख रहे हो बच्चों, जब हमने नेगेटिव पोटेंशियल कर दिया, धारा हमारी क्या हो रही है, धीरे धीरे देखो क्या हो रही है, ये कम हो रही है। और एक पोटेंशियल ऐसा आता है, जब आप इस नेगेटिव पोटेंशियल का मान बढ़ाते जाते तो एक कंडीशन ऐसी आती है कि सारे ही इलेक्ट्रॉन्स रुक जाते हैं और एक भी इलेक्ट्रॉन इस पर नहीं पहुंचता। इस समय इसमें बहने वाली धारा का मान शून्य हो जाता है। आप देख रहे हो बच्चों, -V0, यानी कि इस पॉइंट पर मेरी धारा कैसी है, आई का मान यहाँ पर क्या है, मेरा 0 है। मतलब इस वैल्यू पर जब हम यहाँ पर -V0 पोटेंशियल लगा देंगे तब हमको कोई भी फोटो इलेक्ट्रिक करंट नहीं मिलेगी। ठीक, तो इस करंट, इस पोटेंशियल को हम बोलते हैं कट ऑफ पोटेंशियल। ठीक, इस पोटेंशियल को हम क्या बोलते हैं, कट ऑफ पोटेंशियल। तो कट ऑफ पोटेंशियल क्या होता है, वह ऋणात्मक निरोधी विभव जिस पर प्रकाश विद्युत धारा शून्य हो जाती है उसे हम कट ऑफ पोटेंशियल या निरोधी विभव कहते हैं। आप चाहते हैं निरोधी विभव की परिभाषा लिख लीजिए बच्चों। निरोधी विभव क्या होता है कि P2 प्लेट पर, P2 पर उस ऋणात्मक विभव को जिस पर प्रकाश विद्युत धारा शून्य हो जाती है उससे निरोधी विभव या कट ऑफ पोटेंशियल कहते हैं। और इसको अभी आप लोगों ने बच्चों देखा, हमने किससे दिखाया था, इसको V0 से दिखाया था। ठीक, अब चूंकि जो कट ऑफ पोटेंशियल है वो क्या कर रहा है, मैक्सिमम एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स को भी रोक ले रहा है ना। तो उसका मतलब ये हुआ कि इस V0 पोटेंशियल पर जो इलेक्ट्रॉन्स की जो ऊर्जा होगी वो अधिकतम होगी। तो प्रकाश इलेक्ट्रॉन्स की अधिकतम गतिज ऊर्जा कितनी हो गई, इसने क्या किया, V0 पोटेंशियल वाले इलेक्ट्रॉन्स को भी रोक दिया। तो जो E के होगा इसका मान किसके बराबर हो जाएगा, EV0 के। ठीक, यहाँ V0 हमारा क्या है, कट ऑफ पोटेंशियल। ये आपका E = Q × V के फॉर्मूले से है। तो यहाँ जो गतिज ऊर्जा K = Q × V होता है, आप लोगों ने पढ़ा था। तो Q की जगह तो E हो गया, V की जगह V0 हो गया। ठीक, ये E के हमारी क्या है, अधिकतम गतिज ऊर्जा। ठीक है, अब आप अगर तीव्रता को दुगना भी कर दोगे तब भी क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स की गतिज ऊर्जा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि कट ऑफ पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। आप तीव्रता को बदल दोगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स के उत्सर्जन की दर बढ़ जाएगी, मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, लेकिन तब भी मैक्सिमम एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन जो होगा वो प्लेट पर नहीं पहुंच पाएगा क्योंकि आपने V0 पोटेंशियल को लगा रखा है। ठीक, तो तीव्रता को दुगना करने पर भी क्या होगा, निरोधी विभव हमारा वही रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो निरोधी विभव होता है या निरोधी विभव, हमने ये रिजल्ट निकाला कि निरोधी विभव या प्रकाश इलेक्ट्रॉन्स की अधिकतम गतिज ऊर्जा तीव्रता पर निर्भर नहीं करती, तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। ठीक, अब निर्भर किस पर करती है, आवृत्ति पर। कैसे, जब हमने क्या किया, ये इस डायग्राम, इस ग्राफ में बच्चों आप देख सकते हो कि जब हम क्या करते हैं, प्लेट P1 पर उतनी ही तीव्रता का लेकिन हाई फ्रीक्वेंसी का प्रकाश डालते हैं। आप लोगों ने पीछे सर्किट डायग्राम देखा था, हमारा सर्किट डायग्राम हमारा क्या था, ये था, है ना। हमने क्या किया,
कि इस पर जो प्रकाश गिर रहा है उसकी हमने तीव्रता की जगह फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी। तो जब आप इस पर हाई फ्रीक्वेंसी का प्रकाश डालते हो तो क्या होता है कि परिपथ में उतनी ही प्रकाश विद्युत धारा क्या होती है, फिर से बहने लगती है। लेकिन P2 के ऋण में आपको बढ़ा देने पर यह धारा क्या होती है, फिर से रुक जाती है। मतलब जब आप फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ाते हो तो क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स, वो फिर से नेगेटिव पोटेंशियल होने पर भी फिर से P2 प्लेट पर पहुँचने लगते हैं। क्योंकि आपने फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ा दिया। ठीक, तीव्रता नहीं बढ़ाई, क्या बढ़ाया, फ्रीक्वेंसी बढ़ाई। तो जो फ्लोटो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो P2 प्लेट पर पहुँचने लगते हैं। तो उन इलेक्ट्रॉन्स को रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, नेगेटिव पोटेंशियल का मान और बढ़ाना पड़ता है, यानी कि निरोधी विभव का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। तो धारा को फिर से रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, नेगेटिव पोटेंशियल यानी कि निरोधी विभव को बढ़ाना पड़ता है। तो आप यहाँ देख सकते हो बच्चों कि तीव्रता हमारी वही है, लेकिन जब हमने फ्रीक्वेंसी को चेंज कर दिया, न्यू वन जब फ्रीक्वेंसी हमारी थी तो हमको निरोधी विभव मिल रहा था V1। ठीक, जो आपने फ्रीक्वेंसी न्यू2 कर दी और न्यू2 का मान क्या है, न्यू1 से ज़्यादा है, तो आप देख सकते हो कि ये जो नेगेटिव पोटेंशियल है इसका मान बढ़ गया। अगर ये 1 होगा तो ये 2 होगा, और ये 2 होगा तो ये 3 होगा, है ना। ये नेगेटिव की तरफ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने से क्या होता है कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स हमारे प्लेट पर पहुंचने लगते हैं। तो उनको रोकने के लिए हमें नेगेटिव पोटेंशियल का मान बढ़ाना पड़ा, यानी कि निरोधी विभव का मान हमारा क्या हो गया, बढ़ गया। इसका मतलब ये हुआ कि प्रकाश की आवृत्ति जितनी ऊंची होगी, जब V0 का मान बढ़ जाएगा तो गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि प्रकाश की आवृत्ति जितनी ऊंची होगी, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन्स की गतिज ऊर्जा भी उतनी ही ज़्यादा होगी, और उसका जो ये आपका जो कट ऑफ पोटेंशियल है वो भी उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक, तो जो निरोधी विभव है वो किस पर डिपेंड करता है, आवृत्ति पर डिपेंड करता है, तीव्रता पर डिपेंड नहीं करता। अगर आप प्रकाश की आवृत्ति को बढ़ा देते हो तो उनकी गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाएगी और कट ऑफ पोटेंशियल भी बढ़ जाएगा। ठीक, अब इसके बाद इसका मतलब ये हुआ कि प्रकाश इलेक्ट्रॉन्स की जो अधिकतम गतिज ऊर्जा होती है वो आवृत्ति के बढ़ने पर बढ़ती है, क्योंकि जब आवृत्ति बढ़ेगी तो निरोधी विभव बढ़ेगा, निरोधी विभव बढ़ेगा तो गतिज ऊर्जा भी हमारी क्या होगी, बढ़ जाएगी। अब इसके बाद क्या किया गया कि हमने क्या किया कि अलग अलग गतिज ऊर्जाओं और न्यू के बीच ग्राफ खींचा। जब ई के और न्यू के बीच ग्राफ खींचते हैं तो ये ग्राफ आप देख सकते हैं बच्चों, हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलता है, एक सीधी रेखा मिलता है। और ये जो रेखा होती है ये क्या होती है, ये हमारी आवृत्ति अक्ष और ये हमारी ऊर्जा अक्ष। तो ये जो रेखा है ये आवृत्ति अक्ष को न्यू नॉट पर कट करती है, और जब हम इसको पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो ये ऊर्जा अक्ष को यहाँ पर कट करती है, यानी कि ऊर्जा अक्ष पर ये एक इंटरसेप्ट करती है बी लेंथ का, माइनस बी लेंथ का, नीचे की तरफ है तो माइनस बी लेंथ का एक इंटरसेप्ट क्या करती है, वो ऊर्जा अक्ष पर कट करती है, और आवृत्ति अक्ष पर ये न्यू नॉट पर कट करती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इससे कम आवृत्ति में जब जाते हो तो यहाँ पर हमको कोई रेखा मिल रही है, नहीं मिल रही, हमको कोई एनर्जी नहीं मिल रही, कोई गतिज ऊर्जा नहीं मिल रही। जब कोई गतिज ऊर्जा नहीं मिल रही मतलब फोटो इलेक्ट्रॉन्स हमारे उत्सर्जित नहीं हो रहे। तो ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि अगर हमने न्यू नॉट से कम आवृत्ति का प्रकाश प्लेट पर डाला तो कोई भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। इससे कम आवृत्ति पर आप देख सकते हो यहाँ में कोई भी रेखा नहीं मिल रही, इसका मतलब यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं हो रहा। और जैसे ही न्यू नॉट डाला या उससे ऊंची आवृत्ति का प्रकाश डाला तो हमको इलेक्ट्रॉन्स मिलने लगी, क्योंकि उनकी गतिज ऊर्जा हमको मिलने लगी। और ये गतिज ऊर्जा क्या हो रही है, आवृत्ति के साथ साथ क्या हो रही है, बढ़ रही है ना। तो ये प्रूफ कर रहा है कि अगर हम किसी मेटल पर एक न्यूनतम आवृत्ति से कम आवृत्ति का प्रकाश डालते हैं तो फोटो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होता है। तो हमें एक निश्चित आवृत्ति का प्रकाश या उससे ऊंची आवृत्ति का प्रकाश डालना पड़ेगा। इस न्यूनतम आवृत्ति को हम बोलते हैं देहली आवृत्ति या कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक, तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बच्चों क्या होती है, यहाँ दी गई परिभाषा कि प्रकाश की इस न्यूनतम आवृत्ति को जो किसी पदार्थ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सके उस पदार्थ की देहली आवृत्ति कहते हैं। चाहे तो इसकी परिभाषा लिख लीजिए कि वह प्रकाश की उस न्यूनतम आवृत्ति को
ये हमारी दहली आवृत्ति की परिभाषा है। दहली आवृत्ति क्या होती है? दहली आवृत्ति इंग्लिश में बोलते हैं इसको कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। प्रकाश की उस न्यूनतम आवृत्ति को जो किसी पदार्थ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन्स का उत्सर्जन कर सके उसे उस पदार्थ की दहली आवृत्ति कहते हैं। ठीक, आवृत्ति को न्यू नोट से दिखाते हैं, है ना। ये हमारी क्या हो गई? दहली आवृत्ति हो गई। तो जो तरंगदैर्घ्य क्या होती है यहाँ पर? आवृत्ति की व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो जो लैम्डा नॉट होगा वो हमारा किसके बराबर हो जाएगा यहाँ पर? C/न्यू नॉट के। V = n लैम्डा होता है, आप लोगों ने बच्चों फॉर्मूला पढ़ा है ना। तो V की जगह प्रकाश की जो चाल है इसको C से दिखाते हैं। n की जगह क्या हो गया? आवृत्ति को यहाँ न्यू से दिखाया है, न्यू नॉट। लैम्डा की जगह हो गया लैम्डा नॉट। तो इस फॉर्मूले से लैम्डा नॉट बराबर हो गया C/न्यू नॉट। इस लैम्डा नॉट को हम बोलते हैं दहली तरंगदैर्घ्य। क्या बोलते हैं इसको? दहली तरंगदैर्घ्य। और ये दहली तरंगदैर्घ्य वह अधिकतम तरंगदैर्घ्य है जो किसी पदार्थ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कर सके। अगर दहली तरंगदैर्घ्य की परिभाषा पूछी जाए तो क्या बताओगे? कि आपतित प्रकाश की उस अधिकतम तरंगदैर्घ्य को जो किसी पदार्थ से फोटो इलेक्ट्रॉन्स को उत्सर्जित करा सके उस पदार्थ को दहली तरंगदैर्घ्य कहते हैं। यहाँ पर दहली तरंगदैर्घ्य की डेफिनेशन लिख लीजिए। दहली तरंगदैर्घ्य आपतित प्रकाश की वह अधिकतम तरंगदैर्घ्य जो किसी पदार्थ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करा सके उसे उस पदार्थ की दहली तरंगदैर्घ्य। ठीक है। अब तक बच्चों आपने 3 ग्राफ देखे। पहला ग्राफ मैंने जो आपको दिखाया था वो था, उसमें हमने क्या बताया था कि जब हम तीव्रता के मान को बढ़ा देते हैं, I से डबल कर देते हैं, तो फोटो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की दर बढ़ जाती है। और दूसरा ग्राफ क्या शो कर रहा था कि एक नेगेटिव पोटेंशियल पर क्या होता है हमारी, इसी में आप देख सकते हो कि एक नेगेटिव पोटेंशियल पर हमारी धारा क्या हो जाती है? शून्य हो जाती है। इस नेगेटिव पोटेंशियल को हम बोलते हैं निरोधी विभव। ठीक। दूसरा पॉइंट हमने क्या प्रूव किया? हमने ये प्रूव किया कि जो प्रकाश की जो आवृत्ति, जो इलेक्ट्रॉन्स की जो अधिकतम गतिज ऊर्जा होती है वो आवृत्ति पर निर्भर करती है, तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। और आवृत्ति बढ़ने पर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स की गतिज ऊर्जा भी बढ़ने लगती है। ठीक। तीसरा हमने क्या निकाला? हमने ये निकाला कि किसी पदार्थ से अगर हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का उत्सर्जन हो तो उससे हमें न्यूनतम आवृत्ति का प्रकाश डालना होगा। उस न्यूनतम आवृत्ति को हम दहली आवृत्ति कहते हैं। उससे कम आवृत्ति का प्रकाश अगर आप किसी मेटल पर डालोगे तो इलेक्ट्रॉन्स का उत्सर्जन नहीं होगा। आप उससे ज़्यादा आवृत्ति का डालोगे, लेकिन अगर वेवलेंथ कम भी होगी, अगर मंद प्रकाश भी होगा तो भी इलेक्ट्रॉन्स का उत्सर्जन होगा। ठीक। अब इसके बाद क्या किया गया कि अलग अलग एक ग्राफ और शो कर रहे हैं बच्चों आपको, इसमें आप देख सकते हो हमने क्या किया
कि इसमें हमने अलग अलग मेटल्स की प्लेट ली, जो P1 मेटल थी हमारी, हमने अलग अलग मेटल्स की प्लेट ली और उन पर हमने प्रकाश को डाला। तो हमने ये देखा कि हमको इस तरीके से ये ग्राफ प्राप्त हुए, ये अलग मेटल, ये एक मेटल के लिए, दूसरी मेटल के लिए। ठीक है, तो हमने क्या किया, ई के और न्यू के बीच में ग्राफ खींचा, किसके लिए, दोनों मेटल्स के लिए। तो हम ये देख सकते हैं कि दोनों ग्राफ एक दूसरे के समांतर हैं। हालांकि इन दोनों ग्राफों के लिए जो न्यू का मान है वो अलग अलग है और जो इंटरसेप्ट है वो भी अलग अलग है ना। यानी कि एक मेटल है उसके लिए निरोधी वेव अलग है, दूसरी मेटल है उसके लिए निरोधी वेव अलग है, उनके इंटरसेप्ट भी अलग अलग है। लेकिन इनका जो ढाल है, क्योंकि समांतर है तो इनका ये जो एंगल है, ये ढाल हमारी क्या सेम है, ढाल सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है जो कि इस कैथोड की प्लेट पर डिपेंड क्या करता है, नहीं करता। एक यूनिवर्सल, यहाँ पर जो ए है, अगर हम इसकी इक्वेशन लिखें, ये हमारी जो इक्वेशन, ये हमने जो एक स्ट्रेट लाइन हमको मिली थी, है ना, आपने क्या किया था, आपने इस तरीके से ये हमारी न्यू आवृत्ति अक्ष थी, ये हमारी क्या थी, गतिज ऊर्जा अक्ष थी। ठीक, तो ये हमको जो ग्राफ मिला वो इस तरीके से मिला था, ये हमारा क्या है, न्यू नॉट है। आपने क्या किया, इसको पीछे की तरफ बढ़ाया तो हमको ये इंटरसेप्ट मिला माइनस का भी। आप लोगों ने सबने पढ़ा है कि जो सरल रेखा का समीकरण होता है वो होता है y=mx+c, है ना। तो ये वाई एक्सिस पर हमने क्या लिए, गतिज ऊर्जा, तो ये हो गया हमारा ई के बराबर m होता है स्लोप, हमने माना इसका स्लोप a है, a x एक्सिस पर हमने लिए आवृत्ति, तो a न्यू और c क्या होता है, ये इंटरसेप्ट होता है और ये -b के बराबर है। तो हमारी जो इस जो सीधी रेखा जो हमको मिली है, ये एक स्ट्रेट लाइन जो मिली है, ये इसकी इक्वेशन क्या होगी, ई के = a न्यू -b। ठीक, अब आपने क्या किया, जब अलग अलग मेटल्स ली, P1 मेटल्स क्या ली, अलग अलग ली, और उन पर जब आपने प्रकाश डाला तो आपने इस तरीके से आपको दो सीधी रेखाएं मिली। तो आप ये देख सकते हो कि इनके लिए इंटरसेप्ट क्या होंगे, अलग अलग होंगे, है ना, लेकिन इनका ढाल सेम है, इनका ढाल सेम है। इसका मतलब ये हुआ ए का मान सेम है, क्योंकि ए ढाल है। जब एक सेम है इसका मतलब ए हमारा क्या है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है, और ये कैथोड के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं कर रहा। क्यों, क्योंकि आपने यहाँ नेचर चेंज कर दिया, आपने यहाँ दूसरी मेटल प्लेट ली, यहाँ दूसरी मेटल प्लेट ली, तब भी ए का मान कांस्टेंट है। इसका मतलब जो ढाल है, जो ए है, वो कैथोड की प्लेट की नेचर पर डिपेंड नहीं कर रहा है, और इसे हम कहते हैं प्लांक कांस्टेंट। यानी कि यहाँ पर जो ए है वो किसके बराबर है, एच के बराबर। ठीक, अब हमने क्या किया, इस ग्राफ में बच्चों आप देख सकते हो कि जब यहाँ पर न्यू की वैल्यू न्यू नॉट के बराबर है ना, इस ग्राफ में आप देखो जब न्यू की वैल्यू हमारी न्यू नॉट के बराबर है तो ई के बराबर, यहाँ पर गतिज ऊर्जा हमारी क्या है, ज़ीरो है ना, तो ई के बराबर हमारा क्या मिल रहा है, ज़ीरो मिल रहा है। तो अगर इक्वेशन आपने जो बनाई थी, ये इक्वेशन हमने क्या बनाई थी, ई के = a न्यू -b, इसमें अगर हम रखें तो ये ज़ीरो बराबर हो जाएगा a न्यू नॉट -b। तो यहाँ से b हमको क्या मिल जाएगा, a न्यू नॉट, है ना, यानी कि b बराबर हमको क्या मिला, a न्यू नॉट। आपकी इक्वेशन थी ई के =a न्यू -b, हमने यहाँ पर न्यू बराबर न्यू नॉट रखा, उस समय ई के बराबर ज़ीरो है, तो ज़ीरो बराबर a न्यू नॉट -b, यानी कि b बराबर हो गया हमारा a न्यू नॉट। ये जो b है ये हमारा क्या है, ये न्यूनतम एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसे हम बोलते हैं कार्यफलन। ये हमारा कार्यफलन W के बराबर है, ये हमारी मिनिमम एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि W बराबर हमारा किसके बराबर हो गया, a न्यू नॉट के। और अभी मैंने बताया था कि जो a की वैल्यू है प्लांक कांस्टेंट के बराबर है ना, तो W बराबर किसके बराबर हो गया, h न्यू नॉट। तो यहाँ W हमारा क्या है, कार्यफलन है, और ये अलग अलग पदार्थों के लिए क्या होता है, इस कार्यफलन का मान अलग अलग होता है। क्यों, क्योंकि जो आवृत्ति है, ये दहली आवृत्ति, ये अलग अलग मेटल्स के लिए होती है अलग अलग। ठीक, तो कार्यफलन की परिभाषा क्या होगी, वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु से प्रकाश, इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, एनर्जी है हमारी, है ना, जो किसी धातु से प्रकाश, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक है,
आवश्यक है उसे उस धातु का कार्यफलन कहते हैं। कार्यफलन कहते हैं क्योंकि बच्चों अगर आवृत्ति म्यू नॉट से कम होगी तो इलेक्ट्रॉन्स का उत्सर्जन नहीं होगा। तो ये W हमारी क्या हो गई, ये मिनिमम एनर्जी हो गई है ना। तो इतनी एनर्जी तो हमको चाहिए ही चाहिए। तो वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सके, कि उस धातु से इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए हमको चाहिए, ज़रूरी है, उसे उस धातु को हम क्या कहते हैं, कार्यफलन कहते हैं। तो इस तरीके से बच्चों प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के कुछ नियम बने। ये नियम क्या है, इस नियम को हम अगले वीडियो में अब डिस्कस करेंगे और उस पर बेस्ड आपका एक इक्वेशन है आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत इक्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन, उसका डेरिवेशन अगले वीडियो में देखेंगे।